हेलो एवरीवन, मैथमेटिक्स की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम जीआईसी मैथमेटिक्स का प्री जो एग्ज़ाम 2021 में हुआ है उसके सॉल्यूशन का अध्ययन कर रहे हैं। इसका सॉल्यूशन हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं। तो आज ये 4th पार्ट है इस वीडियो का, अर्थात इससे पहले 3 पार्ट में हमने इसके सॉल्यूशन कर दिए हैं। तो आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से संबंधित है, अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन से संबंधित एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं उनका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42, द रूट ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन दी है क्वाड्रेटिक, इसके रूट्स हमें फाइंड करने हैं। तो क्या शुरुआत करते हैं इसकी। तो क्या दिया है इसके अंदर, log बेस 4 x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 24 इज इक्वल टू 2। अब हमें इसमें लोग हटाना चाहते हैं तो क्या काम करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 24 इज इक्वल टू 4 की पावर 2। जब लोग हटाएंगे तो ये जो बेस है, बेस की पावर ये 2 हो जाएगी, अर्थात ये हो जाएगा 16, या यूं कहें एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। चलिए फैक्टर करते हैं इसके। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन निकल जाएगा, x माइनस 4, यहाँ से माइनस का 2 कॉमन निकल जाएगा, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से x माइनस 2 और x माइनस 4 आएगा, यानी कि x की वैल्यू 2 या 4 आएगी। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन बी इन ए जीपी। जो इसके रूट हैं वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो हमें वो कंडीशन ज्ञात करनी है जो पी क्यू आर के बीच में रिलेशन स्थापित करे। तो सबसे पहले जो क्यूबिक इक्वेशन है उसके रूट क्योंकि जीपी में दे रखे हैं, तो रूट उसके इस प्रकार से माने जाएंगे कि एक रूट उसका मान सकते हैं हम a अपॉन आर, दूसरा रूट हम उसका मान सकते हैं a, और तीसरा रूट हम उसका मान सकते हैं ए आर, अर्थात जीबी में उसके रूट माने जाएंगे। अब रूल ये है सम ऑफ द रूट्स, तो a अपॉन आर प्लस a प्लस ए आर इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, और b क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, तो क्या है माइनस p है, तो माइनस पी अपॉन ए, यानी कि ये आ जाएगा आपका p। यहां से हम a कॉमन निकाल सकते हैं, तो मिलेगा हमें 1 अपॉन आर प्लस आर प्लस 1 इज इक्वल टू p। इस पर हम डाल सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब करते हैं दो जो रूट हैं इनकी मल्टीप्लीकेशन का सम करेंगे। तो पहला रूट इंटू, तो a अपॉन आर इंटू ए प्लस a इंटू ए आर प्लस ए आर इंटू ए अपॉन आर। तो a b c, तो b अपॉन a c अपॉन a, तो c में क्या आ जाएगा q अपॉन a, a यहाँ 1 है तो ये आ जाएगा q। तो यहाँ पर अब आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे a स्क्वायर कॉमन निकल गया, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर 1 अपॉन आर प्लस 1 आर प्लस 1 इज इक्वल टू क्यू। इस पर हम डाल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट, यानी कि तीनों जो रूट हैं इनका प्रोडक्ट निकालते हैं। तो पहला रूट है आपका a अपॉन आर इंटू दूसरा रूट है a और तीसरा है ए आर। तो अब की बार a b c d, तो क्या आएगा माइनस का d अपॉन a, तो यानी कि माइनस का r है ये, तो हो जाएगा r ओनली। अब चूंकि इसमें स्मॉल r ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमने जो a अपॉन r माना है इसे हम कैपिटल R या r डैश मान सकते हैं, तो इसको हम r डैश मान लेते हैं ताकि इनको अलग अलग करने में आसानी रहे। तो यहां पर हमने r डैश ले लिया, तो ये r है और ये इधर r डैश वाले हैं, तो क्या मिल जाएगा यहां से हमें, ये r डैश तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो a की पावर 3 इज इक्वल टू r। ये इक्वेशन नंबर हम डाल सकते हैं इस पर 3। अब हम क्या काम करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 को हम डिवाइड कर देते हैं
इक्वेशन नंबर 1 से, तो क्या मिलेगा हमें, ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, तो ए स्क्वायर अपॉन ए यानी कि ए बचेगा, तो ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन पी बच जाएगा। और अब हम क्या काम करेंगे, इस ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे, तो ए के स्थान पे क्या रखेंगे हम, क्यू अपॉन पी की पावर 3 इज इक्वल टू आर, या यूँ कहें कि क्यू की पावर 3 इज इक्वल टू आर इंटू पी की पावर 3, या पी की पावर 3 आर माइनस क्यू की पावर 3 इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, द हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, इसके रूट का हार्मोनिक मीन निकालना है। तो दी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यदि इसके रूट हम अल्फा और बीटा मान लें, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस का बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। अब क्या निकालना हमें, जो रूट अल्फा और बीटा है इनका हार्मोनिक मीन निकालना है। तो हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ये होता है हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला, हरात्मक माध्य जिसे कहते हैं। तो 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा तो है सी अपॉन ए, अपॉन अल्फा प्लस बीटा है माइनस का बी अपॉन ए। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा इसका 2c अपॉन माइनस बी, अर्थात इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यह क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से संबंधित है। तो इसमें क्या पूछा गया है, सिंपल फॉर्मूला पूछा गया है कि कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा। तो tan 2a यानी कि 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स के 3 फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरा फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और तीसरा फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2 tan इनवर्स एक्स, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यह भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से संबंधित है। इसमें पूछा गया है कि कोट इनवर्स माइनस 1 अपॉन √3 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी। तो मान लिया जाए कि थीटा इज इक्वल टू कोट इनवर्स माइनस 1 अपॉन √3, या यूँ कहें कि कोट थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन √3, और ये वैल्यू किसकी होती है, ये होती है कोट 180 माइनस 60 डिग्री का। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 180 यानी कि पाई, और 60 का मतलब मीनिंग है π/3, या यूँ कहें 2 π/3। तो इस प्रकार से थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 π/3, या यूँ कहें कि कोट इनवर्स माइनस 1 अपॉन √3 की वैल्यू आ जाएगी 2 π/3, यानी इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यह क्वेश्चन फंक्शन से संबंधित है, और फंक्शन से संबंधित जो वीडियो है हम ट्रिक नंबर 6 में पहले ही बना चुके हैं। तो वहाँ पर जाकर आप इससे संबंधित और भी क्वेश्चन देख सकते हैं। और जो इससे पहले हमने 2 क्वेश्चन करे थे, जो कि एक था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का और दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से संबंधित वीडियो आप ट्रिक नंबर 4 में देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन, जिसमें कि हमने इनवर्स निकालना है। तो क्या दिया हुआ है, सबसे पहले क्या काम करते हैं, इसको y मान लेते हैं। y इज इक्वल टू एफ इनवर्स x। अब हमारा उद्देश्य y निकालने से है, तो यदि हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका अर्थ ये हो जाएगा
एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, यानी कि जो फॉर्मूला एफ एक्स का दिया है इस फॉर्मूले में एक्स के स्थान पर वाई रखने पर तो क्या मिलेगा हमें 4y प्लस 5 अपॉन y माइनस 6। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो x इंटू वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 4y प्लस 5 या xy माइनस 6x इज इक्वल टू 4y प्लस 5। हमारा उद्देश्य यहां पर y निकालने से है तो xy माइनस 4y इज इक्वल टू 6x प्लस 5। तो यहाँ से y कॉमन निकाल सकता हूँ मैं, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 6x प्लस 5 या y इज इक्वल टू 6x प्लस 5 अपॉन x माइनस 4। यही हमारा f इनवर्स x है, यही इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। दो फंक्शन दे रखे हैं, एक f दे रखा है, एक g दे रखा है। f का फॉर्मूला दिया है इसने एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और g का फॉर्मूला दिया है इसने जी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। तो यहां हमें जी ओ एफ एक्स निकालना है। तो कैसे निकालते हैं जी ओ एफ एक्स, इसका मीनिंग ये होता है जी एफ एक्स। अब हम क्या काम करेंगे, एफ एक्स की वैल्यू रख देंगे यहां पर। तो जी एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 2 है ये जी के फॉर्मूले में एक्स की तरह कार्य करेगा, अर्थात जी के फॉर्मूले में एक्स के स्थान पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 रखने पर। तो यहां पर क्या रखेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 2 किसके स्थान पर, एक्स के स्थान पर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1। तो आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यही इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। इफ एफ इज ए फंक्शन सॉरी एफ इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज 1 1। तो नीचे कुछ फंक्शन दे रखे हैं, तो ये बताना है कौन सा फंक्शन 1 1 है। 1 1 का मीनिंग क्या होता है, यदि अलग अलग एलिमेंट्स की इमेज अलग अलग हो तो ऐसे फंक्शन को हम 1 1 फंक्शन कहते हैं। या किन्हीं दो एलिमेंट्स की इमेज, अगर दो एलिमेंट समान हैं तो उनकी इमेज भी समान होनी चाहिए, तो ऐसे फंक्शन को हम 1 1 फंक्शन कहते हैं। अगर हम पहले फंक्शन की बात करें तो यहां पर हम क्या देखते हैं, x की अगर हम कोई वैल्यू रखते हैं, रियल नंबर कुछ भी रखते हैं, तो साइन x की जो वैल्यू निकल कर आएगी -1 और 1 के बीच में निकल कर आएगी। अर्थात कुछ एलिमेंट्स जो है यहां पर जो इमेज है उनकी एक ही रहेगी, तो इसलिए ये फंक्शन भी 1 1 नहीं होगा। दूसरे फंक्शन की हम बात करें, बिल्कुल सेम टू सेम जैसे साइन की कंडीशन है वही कोस की कंडीशन है, यानी कि x की कुछ वैल्यू रखने के बाद में कोस के कुछ निश्चित मान ही आएंगे, जबकि कुछ मान रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। जैसे अगर हम ऊपर की बात करें तो अगर हमें 0 रखते हैं तो साइन 0 की वैल्यू आती है 0, और यदि हम 180 रखते हैं x के स्थान पर तो यहां पर भी फिर दोबारा इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो दो अलग अलग एलिमेंट की इमेज जो है वो समान आ रही है, इसलिए पहला फंक्शन जो है 1 1 फंक्शन नहीं है। इसी प्रकार से दूसरा फंक्शन भी 1 1 फंक्शन नहीं होगा। अगर हम चौथे फंक्शन की बात करते हैं, यहां पर x की चाहे कुछ भी वैल्यू रखो लेकिन आंसर में हमें a ही मिलेगा। जैसे मान लो x के स्थान पर 1 रखेंगे तो आंसर आएगा a, अगर x के स्थान पर 2 रखेंगे तो आंसर आएगा a, अगर x के स्थान पर 3 रख दें या -3 रख दें तो तब भी आंसर a आएगा, क्योंकि a की एक कॉन्स्टेंट वैल्यू आती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अलग अलग एलिमेंट की इमेज समान आ रही है। तो यदि अलग अलग एलिमेंट की इमेज समान आती है तो ऐसा फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं होता, बल्कि उसको मैनी वन फंक्शन कहते हैं। तो 3 फंक्शन जो है ये 1 1 फंक्शन नहीं है। अब हम बात करते हैं सी, यानी कि तीसरे फंक्शन की बात करते हैं। x की कुछ भी वैल्यू रखो तो ex की कुछ ना कुछ नई वैल्यू प्राप्त होगी। तो यहाँ पर जो फंक्शन नंबर सी है ये 1 1 फंक्शन है, अर्थात अलग अलग एलिमेंट की इमेज अलग अलग है। जैसे मान लो अगर मैं ये मान लूँ कि x1 और x2 दो अलग अलग एलिमेंट हैं तो इनकी इमेज भी अलग अलग होगी, और यही इसकी डेफिनेशन होती है कि अलग अलग अवयव की इमेज अलग अलग होनी चाहिए और समान अवयव की इमेज समान होनी चाहिए। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन सी सही है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से संबंधित है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल हैव 53 संडे। तो लीप ईयर के अंदर 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करनी है। एक लीप ईयर के अंदर जो है 367 डेज होते हैं। लीप ईयर में 366 डेज, मैंने गलती से पहले 67 बोल दिया, तो 66 डेज होते हैं और 66 डेज के अंदर 52 वीक्स हैं, यानी कि 52 तो उसके अंदर सप्ताह हैं और 2 दिन शेष बचते हैं। अब उसने कहा है कि 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब चूंकि 52 जो सप्ताह हैं हो चुके हैं, अब ये 2 जो दिन बचते हैं इनमें से एक दिन संडे भी हो सकता है। तो इसका क्या तरीका है? तो सबसे पहले हम एक सेट बनाते हैं। इस सेट में सभी वो पॉसिबिलिटी लिखते हैं, जैसे जो बाद के 2 दिन हैं, संडे या मंडे हो सकता है, मंडे या ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे या वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे या थर्सडे हो सकता है, थर्सडे या फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे या सैटरडे हो सकता है, या सैटरडे और संडे हो सकता है। इस प्रकार से इस सेट के अंदर जो एलिमेंट आए टोटल निकल गए वो आ जाएंगे 7। अब हम देखते हैं जो हमें फाइंड करना है। हमें देखना है कि जो संडे हमें 53 लेकर आने हैं, यानी कि 53 संडे हमें देखने हैं, यानी कि जो 2 दिन बचते हैं इनमें संडे कब कब होगा, तो उस इवेंट को हम मान सकते हैं ई। तो ऐसे एलिमेंट इसमें चुनने हैं हमें जिसमें संडे आ रहा हो। तो एक तो पहला है संडे या मंडे हो सकते हैं बाद के 2 दिन में, एक तो ये हो सकता है तरीका। यहाँ भी संडे नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, लास्ट में फिर आ रहा है कि या हो सकता है सैटरडे और संडे हो सकते हैं बाद के बचे हुए दिन। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि ई के अंदर जो एलिमेंट आ गए हैं वो 2 आ गए हैं। तो लीप ईयर के अंदर 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का केवल और केवल एक ही फॉर्मूला है जिससे आप मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। इवेंट के अंदर कितने एलिमेंट हैं अपॉन टोटल कितने एलिमेंट, यानी कि एस के अंदर कितने एलिमेंट, तो यानी कि 2/7। यही इसका फाइनल आंसर है। इस प्रकार से इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, इफ ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 टेल इज, यानी कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमें कि कम से कम एक टेल ऊपर आ जाए। तो सबसे पहले 3 बार उछालने के बाद क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या संभावनाएं उसमें बन सकती हैं वो लिखते हैं सबसे पहले। तो क्या संभावना हो सकती है कि तीनों उछाल में तीनों बार हेड आए, पहली 2 बार हेड और तीसरी बार टेल आ जाए, पहले हेड फिर टेल फिर हेड आ जाए, फिर पहले टेल फिर हेड आ जाए, पहली बार टेल फिर हेड आ जाए, पहली बार टेल फिर टेल आ जाए, या पहले हेड और फिर टेल आ जाए, या तीनों बार ही टेल आ जाए। इसकी प्रोबेबिलिटी, ये संभावना यहां पर है। अब उसने क्या कहा, कम से कम एक बार उसके अंदर टेल आना चाहिए, यानी एक से अधिक बार भले ही हो। तो सबसे पहले इसके अंदर टोटल एलिमेंट कितने आ गए देखते हैं। तो ये कहलाएगा NS। तो टोटल एलिमेंट इसके अंदर निकल कर आएंगे 8। अब हम वह इवेंट निकालते हैं जिसके अंदर कम से कम एक बार टेल जरूर आ रहा हो। तो पहली संभावना खत्म, इसमें कोई बार भी टेल नहीं है। एक तो ये हो सकता है, तो HT ये भी हो सकता है, HTH ये भी हो सकता है, THH ये भी हो सकता है। 2 बार भी टेल हो सकता है, कम से कम एक बार की बात चली है, लेकिन 2 बार भी टेल हो सकता है। यहां पर भी ऐसे ही, और यहां पर भी 3 बार भी टेल हो सकता है, कम से कम की बात चली है। तो अब इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे कुल, तो NE इज इक्वल टू आ गया 7। तो इस प्रकार से कम एक बार टेल ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी, तो P यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E, इवेंट E की प्रोबेबिलिटी, तो क्या लिखा जाएगा NE/NS। तो NE यानी 7/S। तो मोस्टली क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से
उनका आंसर निकल जाता है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 4 1/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1/2। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ए अपॉन बी के बार की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो यहां पर फॉर्मूला लगाते हैं पहले, पी ए अपॉन बी का बार। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला इस प्रकार से होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी का बार अपॉन पी बी का बार। यानी कि अगर हमें बी के ऊपर बार ना होता तो सिंपल लिखा जाता पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अब दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं यहां पर, पी ए इंटरसेक्शन बी की बार का फॉर्मूला होता है पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या लिख देंगे यहां पर हम, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन, दूसरा फॉर्मूला इसका है कि पी बी का बार या ए का बार किसी का भी हो तो 1 माइनस करते हैं इसमें पी ए या बी। तो यहां बी है तो बी लिख दिया, तो नीचे लिखा जाएगा 1 माइनस पी बी। अब ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालें, तो इसका फॉर्मूला होता है पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां से हम निकाल सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। तो यानी कि पी ए इंटरसेक्शन बी के स्थान पर हम ये फॉर्मूला रख सकते हैं। तो क्या मिल जाएगा हमें, पी ए माइनस, तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। नीचे क्या चला रहा था, 1 माइनस पी बी चला रहा था। ये पी ए तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर, केवल ऊपर बच जाएगा आपका पी ए यूनियन बी माइनस पी बी अपॉन 1 माइनस पी बी। अब ये जो वैल्यू दी हुई है वे इसमें रख देंगे अब हम। तो पी ए यूनियन बी कितना दिया है, 1/2 माइनस पी बी दिया है आपका 1/4 अपॉन 1 माइनस पी बी यानी कि 1/4। तो ऊपर आ जाएगा आपका 1/4 और नीचे आ जाएगा 3/4। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा 1/3, यानी कि सी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्टिल मोशन यानी कि प्रक्षेप्य गति से संबंधित है और इससे संबंधित वीडियो हमने 42 ट्रिक नंबर पर आप देख सकते हैं, वहां पर इससे संबंधित क्वेश्चन किए हुए हैं। तो यहां पर क्वेश्चन किस प्रकार से दे रखा है, इफ द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज 4 टाइम्स इट्स मैक्सिमम हाइट देन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड करना है यहाँ पर। तो हॉरिजॉन्टल रेंज यानी कि आर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी, और एच का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आर की वैल्यू जो है 4h के बराबर है। तो आर कितना है यहां पर, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी इज इक्वल टू 4 इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। तो यहां से हम क्या देखते हैं, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, जी से जी कैंसिल और ये 2 रह जाएगा। तो साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर अल्फा। साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला खोलते हैं, 2 साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर अल्फा। 2 से 2 कैंसिल, साइन से स्क्वायर कैंसिल, तो मिल जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू 1
यानी कि 10 45। तो इस प्रकार से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 45, अर्थात इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। यह क्वेश्चन डायनेमिक्स से लिया गया है। अ बॉडी ऑफ मास m फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए हाइट 1 किलोमीटर अंडर gravitational acceleration 10 meter per second square and is then brought to rest by penetrating through a depth 200 meter into sand. The average deceleration of the body during penetration into sand is। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में इस प्रकार से पूछा गया है कि एक कोई बॉडी है, ये बॉडी जो है रेस्ट से किसी पॉइंट ए से, मान लो यहाँ इसकी वेलोसिटी कितनी है, जीरो वेलोसिटी से, यानी कि रेस्ट से इसको छोड़ दिया गया और 1 किलोमीटर जाती है नीचे। यहाँ से हाइट कितनी है इसकी 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर। तो किसी बॉडी को 1000 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा जाता है और वह रेत पर जाकर टकराती है। रेत पर टकराते समय मान लो उसकी वेलोसिटी v है और ये इनिशियल वेलोसिटी u मान ले अगर हम। तो क्वेश्चन में पूछा है कि यदि ये इसके अंदर रेत के अंदर धंस जाए सी पॉइंट पर जाकर, तो ये टोटल जो डिस्टेंस इसने यहाँ पर कवर करी है ये 200 है, 200 मीटर है। तो यहाँ पर पॉइंट सी पर जो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, क्योंकि रुक जाएगा यहाँ पर जाकर। तो क्वेश्चन हमारा ये यहाँ पर ये है कि इस सैंड के अंदर इसका रिटार्डेशन या जिसे डीएसिलेशन कहते हैं वो ए कितना होगा। तो यहाँ पर दो कंडीशन है कि पहला जो बॉडी है वो ए से बी तक गई और जब ए से बी तक जाती है, गिराई जाती है रेस्ट से, तो यहाँ पर एसिलेशन है उसका, जो अर्थ के कारण एसिलेशन है जी, और रेत पर टकराने के बाद उसके अंदर रिटार्डेशन होगा, क्योंकि रेत में धंसेगी वो, तो लास्ट में कहीं पे जाकर रुक जाएगी वो। तो हमें वो रिटार्डेशन फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात यहाँ पर यह आएगी कि ए से बी तक की जो मोशन हुई है इसके लिए क्या करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ए से बी तक, यानी कि एयर के अंदर जो उसने गति करी है उसकी कंडीशन क्या होगी। तो फॉर्मूला होता है v² बराबर u² प्लस 2as। v यानी कि फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी हमने v मानी है, तो यहाँ पर रख सकते हैं v², और u 0 है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर 0 है, रेस्ट से उसको छोड़ा गया है। तो 2 यहाँ पर हम g रखेंगे और ये रखेंगे s, यानी कि हमने जो हाइट मानी है वो h मानी है। तो इस प्रकार से v² इज इक्वल टू 2gh, इक्वेशन नंबर 1 डाल सकते हैं इसको। दूसरी कंडीशन लेते हैं b से c के लिए, अर्थात जब वह बॉडी सैंड यानी कि रेत के अंदर धंसती है और वो c पर जाकर रुक जाती है, तो c पर जो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0 हो जाएगी, और यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है v। तो इसी फॉर्मूले के अंदर v क्या फाइनल वेलोसिटी है, तो ये तो 0 हो जाएगी, इज इक्वल टू u², यानी कि यह है इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी तो हो जाएगी, v तो है फाइनल वेलोसिटी जो कि 0 हो जाएगी, और u है इनिशियल वेलोसिटी जो कि v है, तो v² हो जाएगी प्लस 2। अब a क्या है, रिटार्डेशन है या डीएसिलेशन है, इसका चिन्ह माइनस लेंगे, और ये s है। तो इस प्रकार से हमने देखा 2as इज इक्वल टू v²। निकालना हमें क्या है, निकालना हमें है a, तो a इज इक्वल टू v² अपॉन 2s। तो v² की वैल्यू है 2gh अपॉन 2s, 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो gh अपॉन s। g दे रखा है 10, उसने यहाँ पर लिखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, h दिया है 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर, और s 200 मीटर, यहाँ पर लिखा भी है इसने 200 मीटर, ये लिखा है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा।
तो ये आ जाएगा आपका 50। तो इस प्रकार से हमने देखा डी एसिलेशन आ गया उसका 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन ए सही है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। इस क्वेश्चन पेपर के बाकी जो क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट भाग में आपको समझाए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ यह टॉपिक और ये सारे टॉपिक जो बताए गए हैं वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि समय समय पर आपको नई नई और महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती रहे। तथा आप अपनी राय के तौर पे वे टॉपिक भी सेंड कर सकते हैं जिन पर आपको वीडियो चाहिए, अर्थात वे सभी पॉइंट जो एग्जाम में आने की संभावना है उन सभी पॉइंटों पर हम क्रमवाइज धीरे धीरे चर्चा करते चले जाएंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।